तो साथियों, जब हम यहां पे बात करते हैं ना पॉपुलेशन सेंसस की, जनगणना सूचकांक की, तो सबसे पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं कि कहानी क्या हुई थी। देखिएगा क्या हुआ कि इस बार 2025 में एक बात बोली गई। क्या बोली गई? कि हमें जनगणना करवानी है। हालांकि इसका जो टाइम था वो 2021 था। ये जनगणना हमें 2021 में ही करा लेनी थी, लेकिन टाइम निकल गया। बहुत सारे उस टाइम पे मतलब एक्सक्यूज दिए गए कि इस वजह से, लेकिन 2021 में संपन्न नहीं हो पाई। जब 2021 में ये संपन्न नहीं हो पाई तो 2025 में डिक्लेरेशन होती है कि भैया हम इस बार जो है वो जनगणना करवाएंगे, और जनगणना में हम जो है वो जाति जनगणना भी इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 वाली जो जनगणना है ये हमारे देश की 16वीं जनगणना होगी। ये हमारे देश का 16वां सेंसस होगा। ये बात पहले ध्यान में रखनी है। और अगर मैं आजादी के बाद बात करूं, इंडिपेंडेंट होने के बारे में बात करूं, तो इंडिपेंडेंट जो हमारा इंडिया है उसका ये 8वां सेंसस होगा। कहानी कहां से शुरू हुई थी पहले हम उसको पकड़ते हैं, फिर हम वन बाय वन करके सब पर आएंगे। देखिएगा कहानी होती है शुरू 1872 में। कब होती है? 1872 में। 1872 में प्यारे साथियों, हमारी जब ये कहानी शुरू होती है, हमने जनगणना को शुरू करवा दिया, लेकिन ये जनगणना ऑफिशियल जनगणना नहीं थी। मतलब एक तरीके से क्या था, टेस्टिंग थी। बट हमने 1872 में कुछ जगह पर जनगणना करवाई। ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पर। कौन था भाई, बताना जरा उस टाइम पे अगर मैं बात करूंगा। फिर क्या होता है कि हमने सोचा कि जनगणना तो अच्छी चीज है, तो हमने पहली ऑफिशियल जनगणना जो है वो 1881 को हमने करवा दी। उसके बाद हमने हर 10 साल के गैप में हम जनगणना करवाते चले गए। हर 10 साल के गैप में हम प्यारे साथियों जनगणना को जो है वो करवाते चले गए। 1901 हो गया, 1911 हो गया, फिर हमारा 1921 हो गया, फिर 1931 हो गया, फिर 1941 हो गया, और फिर देश आजाद हो गया 47 में। और 47 में जब देश आजाद हुआ तो 1951 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में और 2011 में। मतलब कभी हमारी जनगणना 1881 के बाद रुकी ही नहीं, और 2011 के बाद 2011 में अभी तक आखिरी हुई है। अब जो जनगणना होनी थी वो 2021 में होनी थी, बट चीजों को गोलमोल कर दिया गया। 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। क्लियर है? तो अब यही जनगणना जो 2021 में नहीं हो पाई थी, ये जनगणना हमारी 2027 में पूरी करा ली जाएगी। अब ये जनगणना 2 फेज में होगी। किस तरह से होगी अभी उस पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी तक 15 जनगणना हो चुकी हैं हमारी। 15 में 8 हमारी आजादी के पहले हुई हैं, 7 आजादी के बाद हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारी 16वीं जनगणना है। और प्यारे साथियों, आजाद भारत की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना जो कराता है वो गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराता है? गृह मंत्रालय। इस पे जगह नहीं बची, चलो आगे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको यहां पे जो ध्यान में रखना है वो ये है प्यारे साथियों कि जनगणना कितने चरणों में कराई जाएगी, कितने फेज में कराई जाएगी। तो पहला सवाल तो ये बन गया जी, 2 चरणों में कराई जाएगी, 2 फेजेस में कराई जाएगी। जब हम बात करते हैं पहले फेज में क्या होगा, तो पहले फेज में जितने भी हाउस लिस्टिंग टाइप चीजें हैं वो होगी भैया। मकान का सूचीकरण होगा कि भैया सभी भवन, कितने मकान हैं, कितने मकान किसके नाम पर हैं, स्थायी हैं या अस्थायी हैं, परमानेंट हैं या फिर आप लोगों के टेम्परेरी हैं, उनके विवरण, संपत्तियां कितनी हैं, सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, किस तरह का घर है, कितना बड़ा घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है, 2 BHK है, 3 BHK है, बंगलो है या फिर पूरी विला है, क्या है। तो वो सारी चीजें हमारी पहले चरण में कंप्लीट हो जाएगी।
फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जाएंगे दूसरे फेज में। तो दूसरे फेज में क्या होगा कि देश के अंदर जो रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं या अन्य हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी। तो भारत में रहने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा और भारत में रहने वाला एक बड़े से बड़ा आदमी, वो भारत का है या अन्य कहीं से प्यारे साथियों आया है, तो उन सभी की जानकारी जो है यहां पर ली जाएगी और वो डेटा तैयार किया जाएगा। तो कितने चरणों में होगी जी? 2 चरणों में होगी, हमें पता लग गया। जनगणना 2027 के लिए कुछ तारीखें हमारी आ गई हैं। उन तारीखों में क्या है कि जो लद्दाख है हमारा, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो यहां पर प्यारे साथियों जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2026 इसकी तारीख रखी गई है और जो अन्य भारत हमारा बचता है उसके लिए 1 मार्च 2027 हमारी तारीख रखी गई है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो 2 तिथियां, 2 डेट हमारे सामने आई हैं। अब इसमें प्यारे साथियों जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो 1931 के बाद में ये पहली बार होगा जो जाति आधारित जनगणना को क्या किया जाएगा? सार्वजनिक किया जाएगा। तो जो जाति वाला डेटा है कि भैया किसकी जाति क्या है, ये क्यों किया जाता है जाति आधारित जनगणना? ये इसलिए किया जाता है कि अभी आप जैसा कि आप कई बार देखते हो कि रिजर्वेशन हमेशा एक मुद्दा रहता है कि जी वो तो सक्षम है, उसको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, वो तो सक्षम है, उसको फायदा क्यों मिल रहा है। तो जाति आधारित जनगणना ये इसीलिए कराई जाएगी कि भैया जो अभी हमारा रिजर्वेशन है या जो सरकारी फायदे मिल रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो रहा है कि सही जरूरतमंद इंसान तक वो फायदे पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब देखो क्या कहते हैं, हमारा जो समाज है, हर समाज में हर वर्ग में, चाहे वो क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी का हो या चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो या चाहे वो एससी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो, तो काफी लोग क्या है सक्षम है। अगर हम बात करें तो एससी एसटी में बहुत से लोग सक्षम हैं, बहुत से लोग सक्षम नहीं है। जनरल में बहुत से लोग सक्षम हैं, बहुत से लोग सक्षम नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं या आरक्षण दिया जा रहा है, कई बार वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। उस वर्ग के जो सक्षम लोग हैं वो उसका फायदा ले जा रहे हैं, नीचे वाला आदमी ऐसे ही रह जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि जाति जनगणना जो है वो कराई जा रही है, पता लगेगा कि उनकी स्थिति क्या है और कितनी संख्या है, वो सारी चीजें हैं। 1931 के बाद ये हमारा क्या होगा? पहली बार होगा। इस बार जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी दोस्तों, ठीक है। मतलब इस बार जो होगी, जैसे पहले होता था रजिस्टर लेकर के आ गए और कॉपी में लिख लिया, हाँ जी कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हो, क्या करा हुआ है, ये घर तुम्हारा ही है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, ऐसे सब होता था पुराने समय में। 2011 की या 2001 की मैं बात करूं तो। लेकिन अभी क्या होगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी और उस मोबाइल एप्लीकेशन पे क्या होगा, सब कुछ करेंगे, भरेंगे, तो ये पूरी तरह से डिजिटल डेटा होगा और साथ के साथ फीड होता जाएगा। पहले क्या होता था, रजिस्टर पे लिखते थे, फिर उसको कंप्यूटर पे फीड करते थे। तो समय बदल रहा है, तो समय के साथ चीजें तो बदल ही रही हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम संविधान की सुने तो संविधान में प्यारे साथियों हमारे जो जनगणना है वो 246 में आती है। किस में आती है? 246 आर्टिकल में। ये सवाल हमारा पेपर में बन सकता है। कौन सी अनुसूची में आती है? तो 7th शेड्यूल में आती है, 7वीं अनुसूची में आती है। नंबर क्या है? 69 है। तो 7वीं अनुसूची में प्यारे साथियों अगर हम यहां पे बात करेंगे, संघ सूची का विषय है ये, संघ सूची का विषय है ये। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है, जो संघ सूची है, उसमें आज की तारीख में कितने विषय हैं टोटल, क्योंकि ये 69 नंबर का विषय है, ध्यान में रखिएगा। जब हम कानूनी प्रावधान की बात करते हैं तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। यहां से आपका बन सकता है अधिनियम को लेकर के सवाल प्यारे साथियों। अगर हम बात करेंगे तो इसको कौन करते हैं? रजिस्ट्रार जनरल करते हैं और जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में होती है। एक और सवाल आपके लिए बन गया कि अभी हमारे करंट में जनगणना आयुक्त कौन है? सेंसस कमिश्नर प्यारे साथियों कौन है? सोल्वी है। 1872 के बाद ये लगातार हमारी जो है हो रही है और 1881 से व्यवस्थित तरीके से हमारी जो है की जा रही है। 1881 में जो हमने की थी वो WC प्लोडेन के नेतृत्व में की थी। मतलब उस टाइम जो रजिस्ट्रार जनरल टाइप लोग थे उनका नाम WC प्लोडेन था। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को प्यारे साथियों यहाँ पे बताई है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कितनी बातें बतानी है? पहली बात बतानी है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है,
दूसरी बात बतानी है कि हमारे प्यारे साथियों सेंसस कमिश्नर का नाम क्या है, और तीसरी बात हमें बतानी है कि यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं टोटल। ये तीनों बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा फटाफट से।